Yes, Rajat Sharma. Yes. You are from MP. Yes. What was your mode of travel to Delhi? सर मैं आपकी अनुमति से सर मैं हिंदी में देना चाहता हूँ। So, आपका मैंने देखा DF. DF में आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है? सर मेरी प्रेफरेंस ऑर्डर सर CISF, SSB, ITBP, BSF, CRPF है सर। ऐसा क्यों? क्यों सारे लोग जो है CSF ही जाना चाहते हैं? सर मेरा इसको ज्वाइन करने के पीछे जो था वो पहला इंटरेस्ट तो मेरा आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना है, यूनिफॉर्म फोर्सेस में मेरा इंटरेस्ट रहा है। लेकिन जब मैंने कॉलेज में था तब सर मैंने NSS में भी वर्क किया है, नेशनल सर्विस स्कीम। तो मैंने लोगों को एनालाइज किया है, उनके संग बात करने का मैंने बिहेवियर देखा है। तो मुझे लगता है कि वो जो स्किल है कि मैं किसी को भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ और किसी को भी मैं कन्विंस कर सकता हूँ। सर NSS और NCC में अगर मिनिस्ट्री वाइज देखूं तो सर NSS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री में आती है, और सर NCC में की बात करूं तो सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। मैं इसमें शायद मैं गलत भी हो सकता हूं सर। और सर NSS और NCC से क्या सीखने को मिलता है, मैं अगर उसकी बात करना चाहूँ तो NSS में सर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, उन्हें कैसे कन्विंस करना है, ये हम सीखते हैं। और NCC में सर अनुशासन एक बड़ी चीज़ होती है, जिसमें हम यूनिफोर्स के प्रति जो लगाव होता है उसको देखते हैं और अलर्ट होना सीखते हैं NCC में सर। सो अगर आप सर्विस में रहते हैं तो 10 साल आगे आप कहाँ देखते हो अपने आप को? सर ये जवाब काफ़ी ओपन एंडेड होगा। मेरी हॉबी मेडिटेशन है सर, तो मैंने मेडिटेशन में ये सीखा है कि हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए और फ्यूचर में जो होगा सो देख लेंगे। सॉरी। आप 10 साल के बाद आपका पोजीशन या आप किस रोल में देखना चाहते हो अपने आप को? मेरी पोजीशन और रोल सर, मैं जहाँ पे अपनी कंट्री को सर्व कर सकूँ, चाहे मीडियम ऑफ ऑपरेशन कुछ भी हो, चाहे मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी रोल मिले, बट मोटिव उसके पीछे रहेगा कि मैं अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता हूँ सर। तो आगे तरक्की करते करते कहाँ जाते हो आपको पता नहीं चलेगा। मैंने पूछा था कि आप अगर असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो 10 साल के बाद कहाँ किस पोजीशन किस रोल में रहोगे? सर अगर स्पेसिफिकली इनडायरेक्टली आई एम आस्किंग फॉर द कैडर एंड इट्स रैंकिंग। सर स्पेसिफिकली बताऊं तो सर असिस्टेंट कमांडेंट के बाद प्रमोशन डेप्यूटी कमांडेंट पे होता है, बट सर वो पूरी एक ऑफिशियल अप्रोच होगी, उसमें मेरी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा हो नहीं पाएंगे, इसलिए मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता सर। वो जैसा पॉलिसी रहेगी उस हिसाब से होगा सर। तो हमें ये पैरामिलिट्री फोर्सेस ही क्यों चाहिए? हमारे पास मिलिट्री है, पुलिस है, बाकी जो है NCC NSS कर रहे हैं, NGOs कर रहे हैं, तो हमें पैरामिलिट्री फोर्स की ज़रूरत क्या है? सर पैरामिलिट्री फोर्सेस की यही सोच हमारी थी, जब हमारे पास इसी सोच के कारण हमारे साथ शायद 1962 का वॉर हुआ, जब हमने पूरी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी को CRPF को दे रखी थी। उस टाइम पे CRPF को CRPF बोला जाता था, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि हर फोर्स की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और उसका हर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। रही बात हमें पैरामिलिट्री फोर्स क्यों चाहिए जबकि हमारे पास आर्मी भी है और स्टेट पुलिस भी है, तो सर सभी का एरिया ऑफ वर्क दोनों का अलग अलग होता है। स्टेट पुलिस सर स्टेट के अंडर काम करती है, और जो आर्मी का मेन मोटिव जिसके लिए हम उन्हें ट्रेंड करते हैं वो सर एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए करते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल एनिमीज होते हैं। लेकिन जब कभी इन दोनों के बीच में कोई इशू आ जाए जहाँ पे जो थ्रेट इंटरनली हो लेकिन वो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस हो, तो मुझे लगता है वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस का रोल आता है, जो इसके नाम से भी दिखता है, जो हाफ आर्मी और हाफ पुलिस है सर। अभी जैसे हमारे पास जो है अभी इंडिया चाइना दौड़ इश्यू चल रहा है। यस सर। बिना माल और मन का हानि हुए यस सर। हम कैसे सर्वेलेंस कर सकते हैं? व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट हम यूज कर सकते हैं? कौन सा? सर टेक्नोलॉजी में हर दिन इनोवेशन हो रहा है, लेकिन इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अनआर्म्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सेंसर जो अभी जिसकी वजह से हमने 29-30 अगस्त के दिन जो वारदात हुई थी चाइना ने करी थी, उसकी वजह से हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कंडक्ट करी, वो सेंसर की मदद से ही करी है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी कंडक्ट हो सकता है, साथ ही साथ हम उनकी इंफॉर्मेशन भी ट्रेस कर सकते हैं, और भी कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे हम विदाउट आर्म्स
अपनी अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर। सो आप जो है बी Yes, sir. सो आपको नहीं लगता है कि आपको और अच्छे बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं बाहर rather than in सर्विस? Sir- और आप वो सब छोड़ के यहाँ आ रहे हो, आप अगर इसी में जाना चाहते हो तो बीए कर लेते, इंजीनियरिंग कोई और कर लेता। सर आपका कहना सही है और मैंने भी सोचा इस बारे में, पर मुझे खुद जो जवाब मिला कि अल्टीमेटली सक्सेसफुल और सेटिस्फेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो आदमी सक्सेसफुल होता है जरूरी नहीं वो सेटिस्फेक्शन भी हो, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन भी हो, और जो सेटिस्फाइड होता है मुझे लगता है वो उसके लिए वो खुद सक्सेसफुल होता है, लेकिन बाहर दूसरे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसके लिए वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो मैंने पहली प्रेफरेंस अपनी सेटिस्फेक्शन चुना, जो एक हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है और जिसको मैं आर्म फोर्सेस में जाके ज्वाइन करना चाहता हूँ। रही बात मैंने बीई क्यों करी, बीए क्यों करा, बीए क्यों नहीं करा या दूसरी स्ट्रीम क्यों नहीं करी, इनिशियली सबके मन में एक ड्रीम होता है लेकिन वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता कि उसे क्या ज्वाइन करना है और क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जैसे जैसे मुझे एक्सपोजर मिला, मैं कॉलेज में गया तो देखा, तब पता पड़ा कि इसके लिए सीएपीएफ भी कोई एग्ज़ाम होती है। इनिशियली मुझे पता भी नहीं था कि सीएपीएफ भी कोई एग्ज़ाम होती है सर। तो मैंने फिर सीएपीएफ के लिए स्टार्ट किया। और सेकेंड फैक्टर मैं बीई करने का अधिक करना चाहता हूँ। तो सर जब हमारे पास हमारे जो आतंकवादी ग्रुप जब बीई करके आतंकवादी बन सकते हैं तो मैं बीई करके भी तो सर कंट्री की सेवा कर सकता हूँ। ये मेरा खुद का ओपिनियन रहा है सर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, रजत, यस सर। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यस सर। बीहड़ों के बारे में क्या बताएंगे? सर चंबल, बीहड़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा कनेक्शन रहा है। और ये जब भी बात मध्य प्रदेश की बात हो तो बीहड़ का नाम याद आता है। और बीहड़ में मेरा बचपन भी बीता है। मेरा जन्म भिंड, मेरे पिताजी का जन्म और मम्मी का जन्म, माता जी का जन्म भिंड में ही हुआ है, बीहड़ में हुआ है। बीहड़ एक ऐसा एरिया था जिसमें मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान की जो सीमा आती है उसे हम बीहड़ कहते हैं सर। और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट? यस सर। सर बीहड़ बनता है कई सारे फैक्टर से मिलके। जैसे वहाँ पे जो रिवर जाती है, चंबल रिवर बहती है, वो अपनी खास एक उसका जो नेचर है प्रकृति के कारण, वो अपने को जब भी बहती है तो वो मिट्टी से कटाव करते जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है। और ये फैक्टर होते हैं। और जहाँ पे पुलिस को भी इनेमी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी समय लगता है। और तीसरा फैक्टर जिसके जैसे बीहड़ प्रसिद्ध भी हुआ है, इसमें इंटर स्टेट बाउंड्री सर, यूपी में और राजस्थान और एमपी, कोई भी इंडिविजुअल अगर क्राइम करता है, फॉर एग्जांपल एमपी में क्राइम करा, वो यूपी में चला गया, तो एमपी की पुलिस होती है वो यूपी में नहीं कर पाती थी उस टाइम पर इतना कोऑर्डिनेशन। इस वजह से ये काफ़ी फेमस हुआ सर। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया जाना कितना आप सही समझते हैं? सर हर एक जो डिसीजन होता है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। और जो छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, ये 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया सर। और अगर हम फैक्ट्स पे जाएं और उसके अगर ग्रोथ रेट पे जाएं तो ये अभी तक सक्सेस रहा है सर, छत्तीसगढ़ को अलग करना एमपी से। मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल्स हैं वहाँ के, उसमें से किन्हीं 2 प्रमुख ट्राइबल्स के नाम बताएं। सर ट्राइबल्स एमपी में सर 15.6% है। और सर एमपी में जो खास ट्राइबल्स पाए जाते हैं वो भील और भिलाला हैं सर। यस सर। क्या खास है इनमें? सर भील और भिलाला में इसको अगर थोड़ा सा आपको शाब्दिक अर्थ बताऊं तो भील का और भिलाला की अगर संधि करूं मैं तो भील प्लस आला, जो भीलों में अपनी जिनका स्टेटस और इम्प्रूव हुआ है वो भिलाला हो गए हैं। हमने भील भिलाला में एक प्रसिद्ध आयोजन होता है जिसे हम घगोरिया भी कहते हैं, आदिवासियों में ये बड़ा प्रसिद्ध होता है। तो ये ज़्यादा इसकी वजह से प्रसिद्ध हुए हैं सर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एमपी सर लैंडलॉक्ड स्टेट होने की वजह से आमतौर पर काफ़ी शांत रहता है। वहाँ पर कोई ऐसे इंटर स्टेट क्राइम्स ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में जो एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है वो सर साइबर सिक्योरिटी का मामला सामने आ रहा है, जहाँ पे कई लोगों ने एमपी को अपना एक एरिया ऑफ ऑपरेशन बना के रखा है, जहाँ पे अंडरग्राउंड होके वो काम कर रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, वहाँ नक्सलवाद की बहुत बड़ी समस्या। यस सर। इसका क्या कारण? नक्सलवाद की समस्या का मेन कारण कह सकता हूँ कि सर शायद विकास वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए, या हम उनकी बात समझ नहीं पाए, या जो हमारी बात है, जो सरकार की बात है, वो वहाँ तक हम पहुँचा नहीं पाए सर।
इस नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए कितना बड़ा रोल समझते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस? नक्सलिज्म को कंट्रोल करने में पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और पैरामिलिट्री फोर्सेस काफ़ी प्राउडली इसको कह सकती हैं कि हर पैरामिलिट्री फोर्सेस एक अलग एरिया में स्पेशलाइज्ड होती हैं, पर वो भी नक्सलाइट एरिया में काफ़ी अच्छे से एक्टिव रहती हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मैं अगर एरिया वाइज अगर मैं फैक्ट्स की भी बात करूं तो पहले जहां तक मुझे याद आ रहा है, जानकारी है, पहले 215 डिस्ट्रिक्ट थी जहां पे नक्सलिज्म स्प्रेड था, लेकिन आज की तारीख में सर केवल 90 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे नक्सलिज्म है। तो इतना कंट्रोल करना भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत अच्छी बात है सर। आपकी 3 ऐसी क्वालिटीज जिसके बेसिस पर आप चाहेंगे कि नहीं आपको पैरामिलिट्री में रखना ही चाहिए? पहली मेरी जो पॉजिटिव मुझे लगता है कि मैं अच्छा सुन सकता हूँ, सामने वाले का जो ओपिनियन है उसको मैं समझ सकता हूँ, मैं अपना ओपिनियन उसके ऊपर इम्पोज नहीं करता हूँ। सेकंड, मैं एक अच्छा ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर जो एम्पैथी है, कंपैशन है, वो मैं अपनी बात नक्सलाइट्स जो हम कह सकते हैं उनको समझा सकता हूँ। और तीसरी बात है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ और कंट्रीज़ को कंट्री को पहले रखूँगा। इसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ की मैं चिंता इतनी नहीं करूँगा। राजेश शर्मा, यस सर। मध्य प्रदेश से। यस सर। खजुराहो, यस सर। वर्ल्ड फेमस मानिया। Yes, sir. एमपी में खजुराहो काफ़ी फेमस है सर, और वो काफ़ी दार्शनिक स्थल है। वहाँ पे मंदिर काफ़ी अच्छे, मंदिरों में काफ़ी अच्छी आकृतियाँ पाई जाती हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छा पर्यटन का क्षेत्र रहा है सर। Is there any difference between meditation and yoga? सर योगा एक वास्ट एरिया है और मेडिटेशन उसका एक हिस्सा है सर। योगा के 8 अंग बताए गए हैं जिसमें मेडिटेशन एक उसका हिस्सा है सर। Is there any relationship between Buddhism and meditation? यस सर। जितना मैं याद कर पा रहा हूँ सर, लॉर्ड बुद्धा ने जो अटेनमेंट, जो उन्हें इनलाइटनमेंट हुआ था, वो मेडिटेशन की वजह से ही हुआ सर। मेरी मेडिटेशन की वजह से ही हुआ था सर। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीच में अंतर क्या है? सर इलेक्ट्रिकल काफ़ी ओल्ड ब्रांच रही है, मैं अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, और इलेक्ट्रॉनिक्स सर उसका अपडेट वर्जन है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जो हम डील करते हैं वो हम स्मॉल कंपोनेंट से डील करते हैं, वहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम सर हेवी इक्विपमेंट से डील करते हैं। करंट का कुछ है? वो उसका यस सर। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर हेवी वोल्टेज मशीन हम यूज़ करते हैं, जिसमें सर स्टार्टिंग होती है 220 वोल्टेज से सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सर जो डील करते हैं वो सर 10 से 15 वोल्टेज के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स सर कंप्लीट हो जाता है सर, जहाँ तक मैंने अभी तक समझा है सर। सौभाग्य स्कीम के बारे में बताइए। सर ये स्कीम सर अभी 2018 में लॉन्च हुई थी, और सौभाग्य स्कीम का मेन मोटिव था सर कि हमें सभी हाउस होल्ड तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है सर। उदय स्कीम के बारे में बताइए। सर मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। यस सर। सर उदय स्कीम सर 2015 के अराउंड लॉन्च हुई थी, और इसका मेन मोटिव था कि जो हमारे ट्रांसमिशन सेंटर्स हैं, जो हमारे डिस्कॉम्स हैं, वो एक उनमें फाइनेंशियली लॉस में चल रहे थे, तो उससे बैलेंस करने के लिए सेंट्रल ने एक स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, उदय। यस सर। 70 साल हो गए हमारे, मोर देन 70 years यस सर। इंडिपेंडेंस। यस सर। स्टिल अभी तक हम रिजर्वेशन के पीछे ही पड़े हुए हैं, और कितने साल चलना पड़ेगा कि ये रिजर्वेशन चलता ही रहे? आप इससे सहमत है कि और एक 30 साल तक हम रिजर्वेशन देते रहें? आपका राय क्या है इसके बारे में? सर क्यों हम दे रहे हैं? यस सर। रिजर्वेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है, और इस पर कुछ भी कमेंट होता है तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। हमें इसका मोटिव समझना चाहिए कि हमने क्यों इसे इम्प्लीमेंट करा था। इसे इम्प्लीमेंट करने के पीछे था कि जो सोशल सेक्टर, जो सोशल स्ट्राटा में जो सबसे नीचे स्तर के जो लोग थे, हमें उन्हें ऊपर लेके आने की कोशिश हमारी थी कि वो एजुकेशन अटेनमेंट उनका हो, और वो लोगों के साथ उठना बैठना सीख सकें, और साथ ही जो अपर कैटेगरी के जो जिन्हें कहा जाता है, उन्हें हम
चाहते थे कि जो उन्होंने जो सालों से जो उन्हें प्रताड़ित करा है उसे भी हम थोड़ा सा उस फैक्टर में से लेना चाहते हैं। और इसका मेन मोटिव था कि हमें जो नीचे के लोगों हमें सोसाइटी में इक्वालिटी क्रिएट करनी है सर। अगर इस वो तो ठीक है, वो Yes, सब sir. ठीक है। हम और कितने साल इसको आगे लेके जाना पड़ेगा? सॉरी अभी सर, मैं 70 इसमें कुछ साल भी से नहीं दे सकता। 70 साल से हम रिजर्वेशन देते हुए जा रहे हैं, और कितने साल आपको लगता है कि ये देना पड़ेगा? और ये देना ज़रूरी है, क्योंकि आप एमपी से बिलोंग करते हो, SC ST वहाँ ज़्यादा है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। सर, रिजर्वेशन का अभी जो क्राइटेरिया है उसे हम अमेंड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऐड किया है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आजकल इकोनॉमी के बेसिस पे भी और एक रिजर्वेशन ऐड हो गया है। यस सर। लेकिन सर ये एक सफल कदम उठाया गया है कि हम सोसाइटी को फाइनेंशियल मोटिव से भी देख रहे हैं सर। राइट। तो आपको लगता है, आपको देखते ही ऐसे मुझे नहीं लगता है कि आप जो है CAPF कमेंडेंट नहीं बन पाओगे। आप इतना कोमल दिख रहे हो, गोरे दिख रहे हो, आप ये धूप में जेल पाओगे? मुझे नहीं लगता है। सर, ये रिव्यू आपकी तरफ से हो सकता है, पर मेरा फिजिकली काफ़ी मैं एक्टिव रहा हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी एडेड पॉइंट हो सकता है, खासकर इनेमीज़ के लिए जो एंटी नक्सलाइट हो सकते हैं। शायद उन्हें भी ऐसा लगे कि मैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट न हूँ, मैं उनके बीच में रह के उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकूँ, चाहे मैं इंटेलिजेंस में काम कर सकूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है। इससे मैं आपके पॉइंट को मैं अपना एक्सेप्ट करता हूँ सर, लेकिन मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दूंगा और कंट्री को जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट होगी विदाउट एनी डाउट सर, मैं सबसे पहले आगे खड़ा रहूँगा सर। Right. Let's go. ठीक है रजत सिंह, Okay. बहुत अच्छा रहा। यस सर, मिलते हैं। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। Uh, माइक